आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ाद को पता था कि अगर वो लगातार एक स्थान पर टिके तो उनका भेद खुल सकता है। इसीलिए झांसी के बाद ओरछा के जंगलों को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। वहाँ पर वो एक पुजारी के रूप में कुछ वक्त गुजारा और अपना नाम भी बदलकर हरिशंकर प्रसाद रखा। अरे रुक रुक। क्या हुआ बच्चा? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। कहीं तुम आजाद? आजाद तो प्रकृति है बच्चा। हम भी प्रकृति के बंदे हैं। हर चीज से आजाद, मुक्त, न किसी भोग, न किसी बंधन, न किसी माया, हर चीज से मुक्त। हनुमान जी की सेवा करते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं बच्चा। वो सब ठीक है, लेकिन अभी तुमको हमारे साथ थाना चलना होगा। वहाँ दरोगा साहब के सामने अपनी असली पहचान बतानी होगी। पहचान? साधु की कोई पहचान होती है बच्चा? रमता जोगी बहता पानी, यही है साधु। हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, अगर उनकी पूजा में विलंब हुआ तो याद रखना श्राप लगे। चूल्हा भी चढ़ाना है। अभी हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। थाने तुम्हें चलना ही पड़ेगा। वहाँ दरोगा जी के सामने अपना परिचय बताना। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। बहुत दरोगा जी से बड़े हमारे दरोगा जी हैं, हनुमान जी, और उनके आगे तुम्हारे दरोगा जी कुछ नहीं। और यदि हमें कुपित किया तो याद रखना श्राप तुमको लगेगा, भस्म हो जाओगे। जाने दो हमको। रुक जाइए, हमें यकीन नहीं कि तुम पुजारी हो। अगर तुम पुजारी हो तो तुम्हें मंत्र सुनाने पड़ेंगे। हनुमान जी के मंत्र नहीं होते पुत्र, दोहे होते हैं। वही सुनाओ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करें सम्मान, ते ही काज सरल सब, सिद्ध करें हनुमान। बस नहीं आए समझ में? दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई। बस चलो, मान लिया कि तुम पुजारी हो, लेकिन तुम्हें जब भी थाने बुलाया जाएगा तुम्हें आना पड़ेगा। चलो अब जाओ। आपको जब भी हमारी आवश्यकता प्रतीत हो, नदी किनारे हमारा वास है, हनुमान जी के मंदिर में, हमें याद कर लीजिए। क्या लगता है? पुजारी है। धीमरपुरा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। परिणाम स्वरूप वहां पर पुलिस की गतिविधियां काफी तेज हो गई थी। इसलिए अपनी पहचान छुपाने और दल को संगठित करने के लिए आज़ाद कानपुर आ गए। और कानपुर उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। आज़ाद को ऐसा लगा कि क्रांतिकारियों को एकत्रित करके स्वतंत्रता आंदोलन को और धार दिया जा सकता है। आज़ाद की योजना ये थी कि अंग्रेजी हुकूमत के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों तक इस आंदोलन को फैलाया जाए, और ये तभी संभव था जब देश के हर एक कोने पर एक क्रांतिकारी मौजूद हो। गणेश जी, आप तो पंडित जी के संपर्क में है ना? बहुत सुना है मैंने उनके बारे में। उनसे मिलने की बड़ी इच्छा भी है। अगर आप उनसे हम सबकी मुलाकात करवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जी हाँ गणेश जी, पंडित जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, और अगर आप उनसे हमारी मुलाकात करवा देते तो हम सब मिलकर संगठन के कार्य को तेजी से बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि सभी क्रांतिकारी एक दूसरे को जाने पहचाने
और इन अंग्रेज़ों के विरोध में मिलजुल कर काम करें। पंडित जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमने अखबार के दफ्तर में एक गुप्त कक्ष बनाया है। पंडित जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आइए। पैसे कहाँ हैं? हमने पूछा पैसे कहाँ हैं? बराबर। पंडित जी बहुत समय से सिनेमा नहीं देखा था। दबाओ यहाँ से। इस जज्बे के साथ तुम देश को आजाद करोगे? दबाओ। माफ कर दीजिए पंडित जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दफा हो यहाँ से। प्रणाम पंडित जी, बहुत दिनों बाद आए हैं आज। आगमन बहुत विलंब से हुआ इस बार। सत श्री अकाल पंडित जी। पंडित जी, ये भगत सिंह है और ये सुखदेव। पिछले कई दिनों से ही आपसे मिलना चाहते थे। भगत सिंह, सुखदेव, बहुत चर्चे सुने हैं आप दोनों के। आज मन आनंदित हो गया हमारा। अब पूरा विश्वास है कि हमारी क्रांति की अग्नि पुनः प्रज्वलित हो सकेगी। नहीं मनमत? बिल्कुल सही करो आजाद। वरना लाहरी जी, बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह के जाने के बाद हमारा संगठन टूट सा गया था। लेकिन अब हमारा पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों के आगमन के बाद हम अपनी क्रांति की ज्वाला को दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं और पंजाब में हम इस क्रांति का नया उद्घोष कर सकते हैं। नहीं मनमत? पंडित जी आपके एक इशारे पर जान की बाजी लगा दूंगा। ये भगत सिंह पंजाबियों की शान झुकने नहीं देगा। पंडित जी, आपके एक हुक्म पर अपने सिर को भारत माता के चरणों में रख देंगे। वाह, जोश आ गया मनमत। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे तो हमारे आंदोलन का पता ही नहीं क्या होगा। इसको गति देने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है? अगर बिस्मिल को पंडित जी, पंडित जी। हाँ, क्या हुआ बोलो। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लहरी। क्या हुआ अशफाक उल्लाह खान को? बिस्मिल जी, क्या हुआ? उन्हें फांसी दे दी। आज़ाद बहुत दुखी थे। बचपन में ही घर बार छोड़ने वाले आज़ाद अपने दोस्तों में ही अपने परिवार का रूप देखते थे। और जब भी संगठन का कोई भी सदस्य शहीद होता था, आज़ाद कई दिनों तक खाना पीना नहीं खाते थे, यहाँ तक कि वो मौन रहते थे। और दूसरी तरफ संगठन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी होना आज़ाद के लिए बहुत दुखद था। और इसी तरह राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी होना आज़ाद के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। अशफाक उल्लाह खान के शव को जब ट्रेन से शाहजहांपुर ले जाया जा रहा था, तो आज़ाद ने वेश बदलकर उनकी शव यात्रा की। और दूसरी तरफ जब गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी के शव को ले जाया जा रहा था, तो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और वहीं राजेंद्र लहरी की शव यात्रा में गौड़ा में शामिल हो गए। आज़ाद संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांतिकारियों को जोड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में दल की बैठक बुलाई। पंडित जी, आप सबसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। एक हर्ष का विषय है जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। हमारे संगठन के पुनर्गठन का काम लगभग समाप्त हो चुका है और संपूर्ण उत्तर भारत में लगभग हर शहर में हमारे कार्यकर्ता सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 2 प्रस्ताव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और आपसे उस पर सहमति चाहता हूं। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज तो तैयार हो गई है, किंतु धन का अत्यधिक अभाव है। तो हमें हमारे संगठन को चलाने के लिए धन के दुरुपयोग से बचना होगा
और अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करना होगा कि वो धन का दुरुपयोग ना करें, ताकि हम हथियार और आवश्यक चीजें खरीद सकें। और दूसरा प्रस्ताव ये है कि अभी हमारे दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी है। मैं चाहता हूं यदि आप सबकी सहमति हो तो इसका नया नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किया जाए। मंजूर है, हमें मंजूर है। धन्यवाद। पंडित जी और मौजूदा सभी क्रांतिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक सोशलिस्ट शब्द जोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन किया जाए। स्वीकार। मंजूर है। मैं इस दल की केंद्रीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखता हूं। मैं चाहता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल और फणींद्रनाथ घोष को शामिल करना। बहुत अच्छा है। और अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिकन के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद होंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। इस समय ज्यादा तो नहीं, किंतु इतना वादा आप सबसे करता हूं कि अपने संगठन को प्रगतिशील बनाने के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं तब तक तत्पर रहूंगा जब तक मेरे बदन में आधी सांस भी शेष हो। देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और लगातार भारत में साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। वहीं दूसरी ओर आज़ाद ने साइमन के ट्रेन में बॉम्ब रखवाया, लेकिन वो बॉम्ब समय से पहले विस्फोट हो गया, जिसमें कि संगठन के 2 क्रांतिकारी इस आंदोलन में शहीद हो गए। और वहीं दूसरी ओर लाहौर में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध चल रहा था, जिसका नेतृत्व कांग्रेसी नेता लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और वहीं सुप्रिटेंडेंट पुलिस सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी मार दी, जिससे कि वो घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने उनकी हत्या का बदला लेने का प्रण लिया और उन्होंने सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। पूज्य लाला जी की कायराना हत्या से हम सब दुखी हैं। हमने सिर्फ अपना नेता नहीं खोया, बल्कि अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु खो दिया है सदैव के लिए। अंग्रेजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बदला लेंगे उनसे। इसके लिए स्कॉट और सैंडर्स जिम्मेदार है। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लाला जी की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। हाँ, अब हम उन्हें संदेश देंगे कि ईंट का जवाब हम पत्थर से दे सकते हैं। बदले की इस अग्नि में हम सब झुलस रहे हैं और बदला हम लेंगे भी, लेकिन इस धन की समस्या का क्या करें? इस धन की समस्या को दूर करने के लिए हमने डकैती तक की योजना बनाई, लेकिन असफल हो गए। क्या करें, कहां से लाए धन के हम बदले की आग को बुझा सके? पंडित जी, आप निराश ना हो। हमारे पास कुछ पैसे हैं, आप अपनी योजना अनुसार चलिए। लाला जी की मौत का बदला जन जन की पुकार है। धन्यवाद बंधु, धन्यवाद। ये लीजिए।
पंडित जी, क्रांति की जो लौ क्रांतिकारियों ने अपने लहू से जलाई है, उसे बुझने मत देना। लीजिए, मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। भाभी, हम आपसे ये स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे भगवती? पंडित जी, ये लीजिए। पंडित जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझकर कर रही हूँ। आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ पंडित जी। लाला जी की खातिर आपके आभारी रहेंगे भाभी हम लोग। भाइयों, हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया है। अब सिर्फ हमें अपनी कार्य योजना पर चलना है, पर मितव्ययता के साथ। अब जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम दोनों बमों का इंतजाम करोगे और आप लोग करेंगे बंदूकों का, और हमारे पास कुछ अतिरिक्त हथियार भी होना चाहिए जिसके लिए मुद्रा कम से कम लगे। मितव्ययता में जितना काम करोगे उतनी हमारी योजना सफल होगी। बात समझ में आ रही तुम सबको? और उन लोगों को हम सबक सिखाएंगे कि हमारे लाला जी के ऊपर हमला करने का परिणाम क्या होता है। संकल्प है हम सबका। बंदूक नीचे कर, वरना गोली सीने से आर पार हो जाएगी। नीचे पुलिस ने सुखदेव और जय गोपाल को अमानवीय यातनाएं दी। क्रांति दल के सारे भेद खुल रहे थे और बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े भी गए। बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम और पते पुलिस के हाथ लग गए। हर जगह छापामारी होने लग गई। जब एक क्रांतिकारी पकड़ा जाता तो पुलिस उससे दूसरे क्रांतिकारी का पता उगलवा लेती थी। कुछ क्रांतिकारी अपनी जान बचाने के लिए या तो जगह छोड़कर चले गए या तो भूमिगत हो गए, और विकराल परिस्थितियों में बनाया गया संगठन बिगड़ने लग गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को हर सप्ताह सेंट्रल जेल से निकालकर अदालत ले जाया जाता है, और ये वही वक्त होगा जिस समय हमें पुलिस बल पर हमला बोलना है और उन्हें तितर बितर कर देना है। लेकिन एक बात की सावधानी ध्यान से रखी जाए कि आसान नहीं होगा पुलिस बल को अलग करना, और 2 पिस्तौल अतिरिक्त रखी जाएं ताकि भगत सिंह को छुड़ाने के बाद एक पिस्तौल हम भगत सिंह को दे सकें और एक बटुकेश्वर दत्त को। पंडित जी, इस काम के लिए हमें कम से कम 6 बम चाहिए। तो उन बमों का परीक्षण किया जो पिछले हफ्ते तैयार किए थे? जी, अभी परीक्षण करता हूँ। ना, तुम राज और वैशम पायन को लेकर पिछले रास्ते से निकलोगे और रावी नदी के तट पर परीक्षण करोगे ताकि किसी को खबर ना हो। ठीक है? अच्छा आजाद जी, संगठन का कार्य कैसा चल रहा है? ठीक है, पर 2-3 व्यक्तियों पर हम लोगों को संदेह है जो धन का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे दल की जानकारी दूसरे पक्ष तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा आजाद, तुम्हें किसी पे शक है? अभी स्पष्टता के साथ तो नहीं कह सकते, पर यशपाल शर्मा, कैलाशपति
इन दोनों पर संदेह है और वीरभद्र तिवारी को तो केंद्रीय समिति ने गोली मारने का आदेश दिया है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि जो पैसे मैंने माता जी को भेजने के लिए दिए थे जी तुमने भेज दिए? मनमत जी, वो उन पैसों से मैंने पिस्तौल की गोलियां खरीद ली। वैसे भी माँ को धन की क्या आवश्यकता। मनमत जी, मैं भगत सिंह को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोच रहा हूँ क्यों ना एक बार नेहरू जी से मिलकर उसकी माफ़ी की मांग की जाए। हो सकता है साहब, किंतु नेहरू जी गांधी जी से बात करें, लेकिन गांधी जी लॉर्ड इरविन से बात क्यों करेंगे? ये बात सही है कि गांधी जी अहिंसावादी हैं, शायद हमारी बात ना माने, पर हम दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, अपनी भारत भूमि को आज़ाद कराना। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी यदि लॉर्ड इरविन से बात करेंगे तो भगत सिंह को फांसी ना सही उम्र कैद की सज़ा में तो तब्दील की जा सकती है। सही कह रहे हो साहब। मैं करता हूँ बात। चलें? नेहरू जी, हम लोग एक ही लक्ष्य को साधने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बेटे, तो कभी कभी मिलना ज़रूरी हो जाता है। आप ठीक कहते हैं, परंतु हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आप हिंसा में विश्वास रखते हैं और हम गांधी जी के अहिंसावादी दृष्टिकोण को अपनाकर आगे बढ़ गए, परंतु हम आपके किसी भी हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। नेहरू जी, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे मार्ग का समर्थन करें या आपका मार्ग गलत है। वो आपकी पसंद है और हमें क्रांति पसंद है, लेकिन आप विश्वास मानिए कि रक्त रंजित समाज में हमारा भी विश्वास नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं राष्ट्र हित में कर रहे हैं और इसमें हमारा लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। बहरहाल, आज मैं किसी और विषय में आपसे निवेदन करने आया था। नेहरू जी, सुना है कि बहुत जल्दी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच मुलाकात होने वाली है। यदि गांधी जी चाहें तो लॉर्ड इरविन से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फांसी की सजा माफ करने की मांग कर सकते हैं। आप लोगों की गतिविधियां ऐसे है नहीं कि सरकार आपको माफ कर, मगर चूंकि तुम बोल रहे हो इसलिए मैं गांधी जी से बात जरूर करूँगा और देखते लॉर्ड इरविन का रवैया कैसे रहता है। आप बात तो करिए गांधी जी से। मेरा यकीन है कि गांधी जी यदि दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे लॉर्ड इरविन के सामने, तो उन दोनों की फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो सकती है। अगर सजा माफ नहीं कर पा रहे तो इतना ही हो जाए। ठीक है, हम गांधी जी से बात करते हैं, मगर हम किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे। लॉर्ड इरविन इस बात को कितनी गंभीरता से लेंगे यह हम कह नहीं सकते, और जैसे देश का माहौल है, लॉर्ड इरविन को अपने पक्ष में करना या फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल बात है। आप प्रयास तो कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आज़ाद नेहरू जी से मिलकर अल्फ्रेड पार्क आते हैं और मुखबिर इस बात की सूचना पुलिस को देती है, और उस समय सीआईडी का ऑफिसर नॉट बाबर था। वो अपने पुलिसकर्मी बल के साथ अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन आज़ाद को इस बात की भनक तक नहीं लगती। पुलिसकर्मी अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से गोली फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तभी राजगुरु और सुखदेव वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन आज़ाद मौत से कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने भी जवाब में फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे कि नॉट बाबर उनकी गोली से घायल होकर गिर पड़ा, और आज़ाद ने प्रण लिया था कि वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके बंदूक में आखिरी गोली ना बचे, और उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। वो तब तक लड़ते रहे, और जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची, उन्होंने अपने मस्तिष्क पर पिस्तौल रख के अपने आप को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य है ऐसे वीर। जय हिंद, जय भारत। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। वंदे